फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि सरला जी कहती हैं, अरे वाह, बीवी की इतनी परवाह है और मेरी नहीं। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी। जा जाकर भेज उसे। सरला जी ने इतने गुस्से में कहा कि फिर नीरज दोबारा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया और आकर हॉल में स्नेहा को इशारा किया। स्नेहा जब नीरज के पास आई तो नीरज ने कहा, जाओ जाकर माँ की किचन में हेल्प करवाओ स्नेहा। स्नेहा ने कहा, थोड़ी देर बैठने तो देते मुझे उन लोगों के पास। हाँ हाँ, थोड़ा खाना वाना बनाने में हेल्प करवा दो, फिर बैठ जाना। स्नेहा चुपचाप किचन में चली गई। अब आगे। सुदेश जी, जया और मधु सब समझ रहे थे कि क्या मैटर है। स्नेहा किचन में गई तो सरला जी दाल चढ़ा रही थी। स्नेहा ने कहा, माँ जी क्या बना रही हैं। दाल चढ़ाई है अभी, सरला जी ने थोड़ा तुनकते हुए कहा। दाल माँ जी, क्या आप उन्हें दाल खिलाएंगे? अच्छा लगेगा। अरे तो मैं और क्या बनाऊँ? क्या तुम्हारे घर वाले दाल नहीं खाते? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, खाते तो हैं, लेकिन वह हमारे घर आए हैं तो हमें कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। अरे क्या अच्छा बनाऊं? क्या तुम्हारे घर वाले कहीं के राजा महाराजा हैं जो दाल नहीं खा सकते? कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं, रट लगा रखी है। क्यों, जब कभी भी गरिमा दीदी आती है तो आप उनके मनपसंद का खाना बनवाती हैं, उनसे पूछ पूछ कर खाना बनवाती हैं। तो क्या मेरे घर वालों के लिए मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? हाँ, तो दाल के साथ पराठे बना लेना और थोड़े चावल बना लेना और पापड़ तल लेना। हमारी जैसी हैसियत होगी हम ऐसा ही खाना खिलाएंगे, समझी? यह कहकर सरला जी गुस्से में किचन से बाहर निकल गई। स्नेहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी अपने घर वालों के सामने, इसलिए चुप हो गई। सरला जी सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। यह बात नीरज को भी पसंद नहीं आई, लेकिन नीरज उस वक्त कुछ नहीं बोला। स्नेहा ने दाल के साथ चावल, पराठे और थोड़े से छोले की सब्जी और साथ में पूरी भी बना ली। मीठे में भी उसने हलवा और बेसन के लड्डू बना लिए। यह सब काम करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वह तो फिर भी भला हो कि जया और मधु किचन में आ गई थी और उन्होंने स्नेहा की मदद करवा दी थी। सरला जी का इस तरह सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में चले जाना सुदेश जी को, मधु और जया को भी पसंद नहीं आया था। जब सब खाने बैठे तो सरला जी भी खाना खाने आ गई। आप लोग बुरा मत मानना, सर दर्द बहुत बढ़ गया था तो गोली लेकर लेटी थी। सरला जी ने थोड़ा झेपते हुए कहा, कोई बात नहीं। सुदेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उन्होंने टेबल पर इतनी चीज़ें देखी तो स्नेहा की तरफ देखा और चुपचाप खाना खाने लगी। खाने के कुछ देर और रुकने के बाद जीतू, जया, सुदेश जी और मधु वापस घर के लिए निकल गए। मधु को मायके आए हुए 10 दिन हो चुके थे। रोज ही उसकी आदर से घंटों बातें हुआ करती थी। कभी जानकी जी से भी मधु बात कर लिया करती थी और कभी विक्रम जी से और राधा से भी मधु की बात हो जाया करती थी। सभी लोग मधु से बहुत प्यार से बात करते थे। आदर्श ने मधु से कहा, मधु, अब घर आने के बारे में क्या सोचा है? मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब आप लेने आए। मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ऐसी बात है तो कहा क्यों नहीं कि लेने आ जाओ। आदर्श, एक बात पूछूं? मम्मी और पापा ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मधु कब आ रही हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि मधु से पूछना कि वह कब आ रही है। उनको तुमसे पूछते हुए अच्छा नहीं लगा कि हो सकता है तुम्हें यह पूछना पसंद ना आए कि मैं मेरे घर में हूँ तो मम्मी पापा मुझे अपने घर आने का पूछ रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं घर बुलाने की। नीरज, स्नेहा, सरला जी, रोहित जी, गरिमा, मोहित, सारे बच्चे, सभी लोग पंचमढ़ी में थे और वहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे। अभी वो लोग जटाशंकर आए थे। लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरकर बहुत अंदर की तरफ शंकर जी की मूर्ति और अंदर नीचे की तरफ भरा हुआ पानी देखने में अद्भुत था। नीरज और स्नेहा हाथ पकड़कर अंदर की तरफ गए। वाह, कितना ठंडा पानी है, स्नेहा ने खुश होकर कहा। पतला पतला बहता हुआ पानी पैरों को छू रहा था। हाँ, सच में इतनी गर्मी में भी पानी ठंडा है, नीरज ने कहा। सरला जी, रोहित जी भी अंदर आ गए। दोनों भी पानी में घूम रहे थे।
छोटे बच्चों को उन्होंने पानी में नहीं आने दिया। स्नेहा और नीरज जब बाहर वापस आए तो स्नेहा ने देखा सीमा सामने खड़े लड़के को देखकर इतरा रही थी। स्नेहा हाव भाव देखकर ही पहचान गई। फिर जब सब लोग अप्सरा फॉल जाने लगे तो वो लड़का भी दोस्तों के साथ अप्सरा फॉल आ गया। स्नेहा सब देख रही थी और समझ भी रही थी। सीमा बार बार उसे देखती, इठलाती, मुस्कुराती। स्नेहा ने सीमा के पास जाकर कहा, सीमा क्या बात है, कब से देख रही हूँ, तुम उस लड़के को बार बार देख रही हो और मुस्कुरा रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मामी, आप बेवजह मुझे बदनाम कर रही हैं, बेवजह मुझ पर लांछन लगा रही हैं। सीमा ने इतनी ज़ोर से ये बात बोली कि गरिमा ने और बाकी सब ने भी सुन लिया। गरिमा और सरला जी उन दोनों के पास आई। क्या हुआ, सरला जी ने कड़कते हुए पूछा। सीमा ने रोते हुए सरला जी को जब सारी बात बताई तो सरला जी ने स्नेहा को खूब डांट लगाई। तुम्हें ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आई? अरे बच्ची है वो अभी, उसकी उम्र ही क्या है, 16 वर्ष की है अभी, और तुम अभी से उसे इस तरह की बातें कर रही हो। गरिमा माँ है उसकी और मैं नानी हूँ, तुम्हें कुछ भी बोलने का उसे कोई हक नहीं है। स्नेहा की आंखों में इतना सब सुन के आंसू आ गए। नीरज भी पास आ गया। उसने जब वजह पूछी तो सरला जी ने उसे भी सब बताया। सुनकर नीरज ने स्नेहा को घूरा और कहा, कैसी बातें करती हो तुम, अभी मोहित जी सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, कुछ तो लिहाज करो। चलो चलो भाई, अब मूड मत बिगाड़ो, मोहित ने स्थिति को भांपते हुए कहा। तो सभी लोग आगे बढ़ गए, पर स्नेहा का मूड बिगड़ चुका था। फिर सब लोग होटल चले गए। स्नेहा का मूड देखकर नीरज स्नेहा से बोला, चलो ठीक है जान, अब अपना मूड ठीक कर लो। नीरज ने अपने कान पकड़े। नीरज की इस हरकत से स्नेहा हंस दी। सब लोगों ने होटल में खाना खाया, कुछ देर आराम किया। फिर वो सब लोग भी फॉल देखने गए। 300 फीट ऊंचा वाटरफॉल था। उन्हें कच्चे रास्ते से बहुत नीचे तक उतरकर जाना पड़ा, लेकिन वाटरफॉल देखकर सबका मन खुश हो गया। उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिए और वाटरफॉल के नीचे खूब मस्ती की। मोहित गरिमा पर पानी उछाल रहा था। फिर उसने गरिमा को पकड़ा और वाटरफॉल के नीचे ले आया और दोनों मिलके मस्ती करने लगे। जब नीरज ने उन्हें देखा तो उसका भी मन किया स्नेहा के साथ इसी तरह मस्ती करे, लेकिन माँ पापा के लिहाज और शर्म की वजह से नहीं कर पाया। नीरज ने देखा तो अप्सरा फूल वाला लड़का, जिसके पीछे स्नेहा को माँ की डांट पड़ी थी, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ भी है। नीरज ने सोचा ये लोग भी घूमने आए हैं तो महज है कि यहाँ भी आएंगे ही। नीरज ने ध्यान नहीं दिया। सबने खूब मस्ती की। उसके बाद सब फिर से ऊपर की तरफ आए। ऊपर की तरफ एक छोटा सा गार्डन बना था। कुछ चाय की छोटी दुकानें थी। सबने चाय पी। यही गार्डन के आगे एक झील थी जिससे सब लोग वोटिंग कर रहे थे। नीरज ने स्नेहा से कहा, वोटिंग करोगी? स्नेहा ने कहा, हाँ मेरा बहुत मन है। दोनों उठकर जाने लगे। तभी सरला जी की तेज आवाज़ से रुक गए। कोई वोटिंग नहीं करनी, बैठ जाओ चुपचाप। मगर माँ, नीरज ने कहा तो सरला जी कड़क कर बोली, अगर मगर कुछ नहीं, जाने दो ना भाई, बच्चे हैं, उनका मन होगा। रोहित जी ने कहा, मन को कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। सरला जी ने गुस्से में रोहित जी को घूरते हुए कहा। मोहित और गरिमा को नहीं मालूम था कि अभी सरला जी ने स्नेहा और नीरज को वोटिंग के लिए मना किया है। वह दोनों वोटिंग करने चले गए। उन्होंने टिकट लिया और वोट में बैठ गए। जब नीरज ने उन दोनों को वोटिंग करते देखा तो उसे सरला जी पर बहुत गुस्सा आया, और जब सरला जी ने उन दोनों का वोटिंग करते हुए देखा तो थोड़ा खिसिया गई। देखा वह दोनों भी तो कर रहे हैं वोटिंग, अगर इन दोनों बच्चों को भी करने देती तो तुम्हारा क्या चला जाता। रोहित जी ने भी गुस्से में कहा। सरला जी कुछ नहीं बोली, बस हूँ करके मुंह फेर लिया। स्नेहा ने मन ही मन में सोचा, इसलिए कहती थी कि हनीमून पर पति पत्नी अकेले जाते हैं, सबके साथ जाएंगे तो वह मज़े नहीं होंगे जो पति पत्नी अकेले में ले पाते हैं। रात हो गई थी। सभी होटल में चले गए और जाकर अपने अपने रूम में सो गए। नीरज ने स्नेहा को कस के पकड़ लिया। स्नेहा ने कहा, नहीं छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है।
हनीमून पर आए हैं तो हनीमून तो मनाएंगे। नीरज ने हंसते हुए उसको जोर से पकड़ लिया। वैसे यार तुम सही कहती थी, पति पत्नी को हनीमून पर तो अकेले ही आना चाहिए। नीरज ने कहा तो स्नेहा ने भी हंस कर कहा, हाँ मान गए ना। फिर दोनों प्यार के सागर में गोते लगाने लगे। याद है सरला, तुम्हें आज से 30 वर्ष पहले हम दोनों की नई नई शादी हुई थी, जिस तरह स्नेहा और नीरज की हुई है। हमारे मन में भी कितने अरमान थे। इन दोनों की तरह हमारे दिन चले गए सरला, लेकिन अब इनके दिन हैं। इनको इनके अरमान पूरे करने दिया करो सरला, इन्हें मना मत किया करो किसी बात के लिए। रोहित जी ने प्यार से सरला जी को समझाते हुए कहा। सरला जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सभी जल्दी उठकर सनराइज पॉइंट गए। बहुत ऊंचाई थी यहाँ भी, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता था। यहाँ जब सूर्य उदय होता था तो ऐसा लगता था कि मानो अभी आसमान पर आया है। वास्तव में यहाँ पर उदय होते सूरज का नज़ारा ही अलग था। फिर सब लोग म्यूजियम गए। वहाँ पर उन्होंने तरह तरह की चीज़ें देखी अनोखी। नीरज ने नोट किया कि वह लड़का जिसके पीछे सरला जी ने स्नेहा को डांटा था, वह वहाँ म्यूजियम में भी है। नीरज उस लड़के के पास गया और कहा, बेटा कहाँ के रहने वाले हो? लड़का हक्का बक्का हो गया एकदम से। घबराकर उसने जवाब दिया, जयपुर का। अच्छा अच्छा, घूमने आए हो यहाँ पर? नीरज ने फिर मुस्कुराकर कहा। जी, उस लड़के ने छोटा सा जवाब दिया। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? नीरज ने फिर सवाल किया। मेरा नाम अभय है, लड़के ने जवाब दिया। कौन से होटल में रुके हो? नीरज ने फिर पूछा। जिस होटल में आप रुके हैं उसी होटल में रुके हैं हम भी, नीचे वाले फ्लोर के रूम में। ओ अच्छा, चलो ठीक है, एंजॉय करो कहकर नीरज हट गया उसके पास से। अभी तो सोचा अच्छा यह माजरा है, यह उसी होटल में रुके हैं, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि हम बाहर घूमने निकल रहे हैं। 4-5 दिन पंचमढ़ी घूमने के बाद सब लोग घर आ गए। हाँ माँ, हम आ गए हैं पंचमढ़ी से। खूब मज़ा आया माँ, खूब इंजॉय किया सबने। बहुत ही खूबसूरत जगह है माँ, स्नेहा खुश होकर सुदेश जी को बता रही थी। सुदेश जी भी खुश होकर सुन रही थी। कुछ दिन के लिए आजा स्नेहा, बहुत टाइम से आई भी नहीं है। सच में तुम दोनों के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना सा लगने लगा है। सुदेश जी ने स्नेहा से कहा। हाँ माँ, मैं नीरज से बात करूँगी। अच्छा माँ, मधु दीदी कैसी है? स्नेहा ने सुदेश जी से सवाल किया। बस बेटा, भगवान का शुक्र है, मधु बहुत खुश है। उसकी सास बहुत अच्छी है, उसका बहुत ख्याल रखती है। और आदर्श तो तुम मत पूछो स्नेहा, बहुत बढ़िया नेचर है। हर संडे को दोनों बाहर घूमने जाते हैं और बाहर ही खाकर पीकर आते हैं। सुदेश जी ने खुश होते हुए कहा। मधु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। 2-3 दिन से उसका दिल घबरा रहा था, उसको मतली भी फील हो रही थी। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बुझी बुझी सी दिख रही हो। जानकी जी ने मधु से पूछा तो मधु ने कहा, हाँ मम्मी, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से दिल घबरा रहा है और मतली भी फील हो रही है। जानकी जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अच्छा, कल मेरे साथ डॉक्टर सोनम के पास चलना, जानकी जी ने खुश होते हुए कहा तो मधु को भी कुछ कुछ समझ में आ गया। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। जया, मुझे पोते पोती का मुँह कब दिखाओगी? देखो, अब तो तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं और अब मधु और स्नेहा के जाने से घर भी सूना हो गया है। छोटा बच्चा घर में आएगा तो घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, मन को कितना सुकून मिलेगा। सुदेश जी ने जया से कहा। जया ने शर्माकर किचन में जाना उचित समझा। ये तो हमेशा कोई जवाब नहीं देती, अब जीतू से ही बात करूंगी, सुदेश जी ने मन ही मन सोचा। स्नेहा ने अपने घर जाने की नीरज से बात की। नीरज पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन स्नेहा, सीमा अभी यहीं है, तब तक रुक जाती। सीमा तो गर्मियों की छुट्टियां यहीं गुजारेंगी और अभी अभी तो छुट्टियां पड़ी ही हैं। नीरज, अभी तो जुलाई में स्कूल खुलेंगे। स्नेहा ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा पाऊँगा।
नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करती हूँ, जीतू भैया या बाबा आ जाएंगे लेने। स्नेहा ने खुश होते हुए कहा। सुदेश जी ने कहा, मधु के देवर अजय कुछ काम के सिलसिले में उधर आने वाला है। अगर नीरज की इजाज़त हो तो मैं उसे कह दूँ तुम्हें भी लेता आएगा। माँ नीरज को कोई ऐतराज़ नहीं होगा, अजय अभी छोटा ही है। आप अजय को कह दो कि वो घर आ जाए तो मैं उसी के साथ आ जाऊंगी। बाबा को और जीतू भैया को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्नेहा ने सुदेश जी से कहा। मायके जाने की बात जब सरला जी तक पहुंची तो उनका पारा हाई हो गया। अरे बता तो देती कि मुझे जाना है, अभी सीमा यहीं है, यही सोच लेती थोड़ा। अरे कोई बार बार थोड़ी ना आती है बच्ची। स्नेहा ने सरला जी के बोलने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और चुपचाप सामान पैक करती रही। स्नेहा के जाने से सारा काम सरला जी पर आ जाता था, यही सरला जी को अखरता था। कहाँ जा रही है मामी? मामी सीमा ने पैकिंग करते देख स्नेहा से पूछा। मायके जा रही हूँ, स्नेहा ने छोटा सा जवाब दिया। फिर कब आएंगी आप वापस? उसने थोड़ा मायूस होकर पूछा। उसकी मायूसी भाप कर स्नेहा ने कहा, क्यों मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा यहाँ? हाँ मामी, आप नहीं रहोगी तो नानी मुझसे भी काम करवाएगी। झाड़ू पोछा बर्तन सफाई मुझे और दीपा को मिलकर करना पड़ता है। तो स्नेहा ने हैरत से कहा, तो क्या मामी मुझे काम ना करना पड़े? तभी तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में मैं यहाँ आई हूँ, नहीं तो घर में भी माँ भी ये सब वो करो वो करो। स्नेहा चुप हो गई। सीमा की बात से सोचने लगी, यही कह देती कि हाँ मामी जी, आप नहीं रहोगी तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। सबको मुझसे नहीं मेरे काम से ही प्यार है। जानकी जी जब मधु को लेकर डॉक्टर सोनम के पास गई तो डॉक्टर सोनम ने मधु का चेकअप करने के बाद बताया, मधु माँ बनने वाली है। जानकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। घर आते ही उन्होंने ये खुशखबर अपने मिलने वाली औरतों को बताई और फिर सुदेश जी को फ़ोन कर उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाई। सुदेश जी ने जानकी जी को बधाई दी, मगर थोड़ा सोच में भी पड़ गई। मधु को अभी इस झमेले में इतनी जल्दी नहीं पड़ना था, अभी तो शादी को कुछ महीने ही हुए थे। जिंदगी को एंजॉय करना था, थोड़ा और घूमना फिरना था। जब आदर्श ने ये खुशखबरी सुनी तो उसने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मधु माँ बनने वाली थी, इस खबर ने घर में खूब खुशियाँ ला दी थी। विशाल जी भी सबसे बधाई हासिल कर रहे थे। मधु का खूब ख्याल रखा जा रहा था। मधु की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद सुदेश जी ने जीतू से भी बात की। जीतू, अब तुम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोचो बेटा। हमारे भी अरमान है बेटा, हम भी हमारे पोते पोतियों को गोद में खिलाएं। जी माँ, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों को भी अरमान है। आप फिक्र मत करो माँ, भगवान पर भरोसा रखो। जया ने भी जब मधु की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी तो सुदेश जी से बोली, माँ मधु दीदी बहुत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई, उन्हें थोड़ा वेट करना था। अभी अभी तो शादी हुई है, कुछ एंजॉय करना था। हाँ बेटा, सोच तो मैं भी यही रही थी, मगर अब क्या कर सकते हैं, सुदेश जी ने कहा। अजय स्नेहा को लेने उसके ससुराल पहुंचा तो नीरज भी घर में ही मौजूद था। नीरज अजय से बहुत अच्छे से मिला। सरला जी थोड़ी उखड़ी उखड़ी नजर आ रही थी, लेकिन ऊपर के मन से अजय से बात करती रही। स्नेहा ने और सीमा ने अजय को नाश्ता कराया। अजय को देखकर सीमा बहुत खुश हो रही थी। स्नेहा को थोड़ा शक लग रहा था, वो दोनों को ही नोट कर रही थी। अजय के भी हाव भाव अलग थे।